हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यह क्लास हम लोग का 19 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और जो नए क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट का अगस्त महीने में एग्जाम है तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो इस क्लास हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद दिन हम लोग आंसर को टिक करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा जो इस सैटरडे वाले क्लास में स्टूडेंट्स आए थे उनका नाम एक बार हम दिखा दे रहे हैं कौन कौन से स्टूडेंट आए थे। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, पहले गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद बॉयज़। वैसे इस सैटरडे बहुत कम आए थे, कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम था, इसकी वजह से नहीं आ पाए थे। तो जो भी आए थे उनका नाम हम एक बार यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो फर्स्ट में निधि राय, जो कि इस सैटरडे वाले क्लास में आई नहीं थी, वैसे जब भी आती हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके आती हैं। उसके बाद सेकंड है निधि सिंह, ये सारे क्वेश्चन को इस बार अच्छे से लर्न करके आई थी और बेसिक भी क्वेश्चन को भी सब बताई थी अच्छी से। उसके बाद थर्ड पर शिवानी गुप्ता, ये भी बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से बताई थी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर खुशबू चौहान, ये भी सारे क्वेश्चन का आंसर दी थी और बेसिक क्वेश्चन का भी। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आदित्य शर्मा अमन, ये भी सारे क्वेश्चन का आंसर दिए थे और बेसिक भी क्वेश्चन बताए हुए थे। और उसके बाद नेक्स्ट में हैं अभिषेक शर्मा, ये भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से बेसिक और वन लाइनर क्वेश्चन को अच्छे से बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट में है निखिल शर्मा, ये भी सारे क्वेश्चन का आंसर दिए थे। उसके बाद लास्ट में है आनंद शर्मा, ये भी सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिए थे और बेसिक क्वेश्चन भी अच्छे से बताए थे। तो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही अच्छे से लर्न करके सारे क्वेश्चन को आना है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक चीज़ और, 1 मिनट। तो कॉपी लेके बैठेंगे, सारे क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में इजी पड़ेगा और कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते ही आंसर तुरंत क्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए, विंडोज़ 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझेंगे, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो विंडोज़ 10 क्या है? विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने अभी क्लास में विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे विंडोज़ 10 भी होता है। थोड़ा सा उसका ग्राफिक्स चेंज रहता है और चलाने का भी थोड़ा सा तरीका उसमें अलग रहता है, और सारे सॉफ्टवेयर जैसे इसमें चलते हैं वैसे उसमें भी चलेंगे। तो विंडोज़ कितने टाइप्स के होते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। विंडोज़ फर्स्ट हो जाता है एक्सपी, उसके बाद विंडोज़ 7, उसके बाद विंडोज़ 8, उसके बाद विंडोज़ 10, उसके बाद विंडोज़ 11। तो 5 टाइप्स के विंडोज़ होते हैं। अब इसमें पूछा विंडोज़ 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। अब ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एग्जांपल जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम लोग गूगल करते हैं। वैसे तो गूगल तो एक ऐप का नाम है, तो उसी को ब्राउज़र कहते हैं। जैसे ब्राउज़र में आप गूगल क्रोम को रख लेंगे, उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स को रख लेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को रख लेंगे। ये सब क्या ब्राउज़र है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से होगा? ब्राउज़र के माध्यम से होगा। तो आप गूगल क्रोम को भी ब्राउज़र कह सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स को ब्राउज़र कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज को भी ब्राउज़र कर सकते हैं। तो वही ये पूछा है कि विंडोज़ 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। तो हर एक विंडोज़ में अलग अलग टाइप्स के ब्राउज़र होते हैं। जैसे आपसे विंडोज़ 7 पूछे तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर बताएंगे, जो कि हम सेकंड वाले ऑप्शन में दिए हैं, और विंडोज़ 10 पूछे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज बताएंगे। तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन सा ब्राउज़र पाया जाता है स्टूडेंट्स? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द राइट आंसर। तो जैसे आपसे पूछा जाए विंडोज़ 10 के अंतर्गत कौन से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो आप क्या बताएंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या बताएंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज
ब्राउज़र पाए जाते हैं। और 7 में पूछे तो आप क्या बताएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर बताएंगे। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से सभी स्टूडेंट समझेंगे, उसके बाद देन नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया लेफ्ट, राइट, टॉप साइड, सेकंड ऑप्शन दिया है सेंटर साइड। अब टास्क बार होता क्या है, टास्क बार का मतलब जैसे जो भी हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जब लोग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं तो वह जाकर टास्क बार पर ही स्टॉप होता है, मतलब उसी कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुकता है। जब तक आप मैक्सिमाइज न करें या क्लोज न करें तब तक वह टास्क बार पर आकर स्टॉप होगा। तो टास्क बार हर एक कंप्यूटर में बॉटम साइड पाया जाता है, यानी नीचे की तरफ। इस पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि हम बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे स्टार्ट बटन पाया जाता है, स्टार्ट बटन का नाम विंडोज़ बटन है दूसरा। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में नोटिफिकेशन एरिया पाया जाता है, जहां डेट एंड टाइम दिए रहते हैं, और जहां इंटरनेट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, उसे नोटिफिकेशन एरिया में उसी टास्क बार पर ऐड किया रहता है। तो उसी को टास्क बार कहते हैं। वही इसमें पूछा है कि टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं, मतलब किस प्लेस पे नहीं रख सकते हैं कंप्यूटर में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेफ़्ट, राइट, टॉप साइड, सेकंड ऑप्शन दिया सेंटर साइड। तो हम लोग टॉप, राइट और लेफ़्ट साइड तो रख सकते हैं, बट सेंटर साइड नहीं रख सकते हैं। सेंटर साइड का मतलब बीच में, तो बीच में कभी भी टास्क बार ऐड नहीं होता, चाहे विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 10 हो, कोई भी विंडोज़ हो, तो सेंटर साइड किसी में नहीं होता है। तो इसमें पूछा वही किस में नहीं रख सकते, तो सेंटर साइड में नहीं रख सकते हैं। तो किस साइड में नहीं रख सकते स्टूडेंट्स, सेंटर साइड में टास्क बार को नहीं रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर साइड इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे ही सभी स्टूडेंट को अच्छे से लर्न करके आना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्न में से कौन एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। वैध का मतलब होता है वैलिड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैध का मतलब वैलिड। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध यानी वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है FAT16, FAT, FAT32, NTFS फाइल। उसके बाद एक दिया है FXT। तो ये उसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो जो ये सब जो फर्स्ट वाले ऑप्शन दिए हैं, या FAT16 ये फाइल का एक प्रकार है, फाइल का प्रकार है, और या FAT32 भी फाइल का प्रकार है, और NTFS फाइल भी, ये भी फाइल का प्रकार है। बट ये जो दिया है FXT ये फाइल का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी FXT इज़ द राइट आंसर। ये फाइल का प्रकार नहीं होता। और जो ऊपर दिए हैं फर्स्ट वाले में ये सब सारे फाइल के टाइप्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, FXT फाइल का वैलिड टाइप्स नहीं है। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किसी फाइल या फोल्डर को पुनर्म नाम देने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आपको हिंदी समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन अभी आया था अगले जो अभी प्रीवियस में एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस मंथ में। तो थोड़ा सा आपको सेंटेंस समझना ही पड़ेगा। तो वैसे हम इंग्लिश में इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वापस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम, पुनर्म का मतलब होता है रीनेम, रीनेम या दोबारा नाम देने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल, जैसे हम पूछते हैं कि रीनेम का शॉर्टकट की क्या है, तो वही ये पूछा हुआ है। थोड़ा सा अपना सेंटेंस अलग करके हिंदी में पूछ लिया है, तो अच्छे समझना, उसके बाद आंसर को टिक करना है। तो फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ये सबको पता होगा। तो ये F2 की के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F2 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो F2 की के ही माध्यम से बनाए गए फाइल एंड फोल्डर के नेम को चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F2 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, किस शॉर्टकट की के मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है, कंप्यूटर में आप एक से अधिक सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं,
सबको एक साथ हाइड करना हो तो कौन से बटन का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड ओपन किए हैं, टाइपिंग ओपन किए हैं, या आप वर्ड पैड ओपन किए हैं, या आप MS पेंट सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, मतलब ढेर सारा सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं। अब सब सारे सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे आना है, तो कौन से की से आएंगे वही पूछा है। तो थोड़ा सा सेंटेंस अपने तरीके से पूछा है हिंदी में, तो समझ के सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम में आंसर को टिक करेंगे। वापस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। किस शॉर्टकट की के मदद, मतलब किस शॉर्टकट की के हेल्प से आप एक साथ ऑल प्रोग्राम्स, जो ओपन ऑल प्रोग्राम्स हैं, सभी प्रोग्राम्स को हाइड करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे। तो कौन से की के माध्यम से करते हैं स्टूडेंट्स, वो विंडोज़ डी के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ डी की इज़ द राइट आंसर। तो सभी प्रोग्राम्स को हाइड करने के लिए कौन से बटन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, विंडोज़ प्लस डी की का यूज़ करते हैं। और जो सेकंड में दिया है विंडोज़ प्लस एल, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे या हम आप अभी क्लास में पूछ दें कि कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे विंडोज़ प्लस एल। कौन सा बटन बताएंगे स्टूडेंट्स, विंडोज़ प्लस एल। विंडोज़ प्लस एल से लॉक होता है और विंडोज़ प्लस डी से सारे प्रोग्राम्स हाइड होते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म से बनते हैं, हम लोग ऐसे क्लास में बेसिक करके कवर करते चलेंगे। इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 6 में बायोस का पूरा नाम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, सेकंड ऑप्शन दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो 1 मिनट, हाँ, तो बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है स्टूडेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो बायोस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बताएंगे। इसका ये फुल फॉर्म नेम्स है। अब बायोस होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। जैसे यह CPU में पाया जाता है, यह एक हार्डवेयर पार्ट होता है। इस पर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे यह मदरबोर्ड पे लगा रहता है CPU के अंदर। इसमें जैसे सारे जो भी रैम और जो भी ये सब सारे ऑप्शन दिए रहते हैं ग्राफिक्स के, जहाँ डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन दिया रहता है, और जो सब ऑप्शन अलग अलग टाइप से ग्राफिक्स दिए हैं सब इसी बायोस पर ही इंक्लूड होते हैं। उसी पर सब सारे कार्ड्स लगे रहते हैं, उसी को बायोस कहते हैं। तो वही ये पूछा है बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है GIGO का पूरा नाम क्या होता है, मतलब GIGO का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गारबेज इन गारबेज आउट, और सेकंड में दिया गुड्स इन गुड्स आउट। तो GIGO का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा स्टूडेंट गारबेज दिया है, गारबेज इन गारबेज आउट होता है। तो इसका ये राइट फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो GIGO का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गारबेज इन गारबेज आउट। क्या क्या हो जाएगा, गारबेज इन गारबेज आउट GIGO का फुल फॉर्म नेम होता है। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब अपने इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर का किस कंट्री से स्टार्टिंग हुआ। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया चेन्नई, सेकंड ऑप्शन दिया कोलकाता। तो सबसे पहले किस कंट्री में कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, ये आपके कोलकाता में हुआ था, कोलकाता कंट्री में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोलकाता इज़ द राइट आंसर। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया में किस कंट्री में, या ऐसे पूछ दे सबसे पहले इंडिया में कंप्यूटर की स्टार्टिंग किस जगह हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, कोलकाता बताएंगे। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते ही टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिटेल, उसके बाद आंसर पे आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उसमें
वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। उसके बाद जो आया सेकेंड आईसी यूज होने लगा। उसके बाद जो थर्ड आया प्रोसेसर यूज होने लगा। तो जैसे जैसे वर्क बढ़ता गया और वर्क जैसे जैसे सभी कंपनी या सभी यूजर्स का वर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए सब प्रोसेसर को चेंज कर दिया गया। तो वही पूछा है कि जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होते थे उसका आविष्कार किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जोहन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। सेकंड ऑप्शन दिया केविन एस्टोन। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कौन किए थे स्टूडेंट? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी जॉन क्या दिया है इसमें? एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इन्होंने ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से ट्यूब का यूज होता था, आप क्या बताएंगे? वैक्यूम ट्यूब बताएंगे। और जब सेकंड पूछे तो आप आईसी का बताएंगे, थर्ड पूछे तो आप प्रोसेसर बताएंगे, ये चीज़। तो इसका ये भी राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करके जाएं। थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन होता है कि हाँ स्टूडेंट समझ रहे हैं क्वेश्चन का मतलब और सारे क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब समझे कि नहीं आप लोग सभी स्टूडेंट्स? कहने का मतलब ये है जैसे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं उसी का डुप्लीकेट, मतलब जो जो चीज़ उसमें दिया है उसी का सेम चीज़ दूसरी कॉपी बनाना है तो आप किस कमांड का यूज़ करेंगे। अब कमांड क्या होता है? कमांड का मतलब होता है जैसे एक तरीके से जैसे हम लोग फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं और नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन करते हैं और सेव की गई फाइल्स को देखने के लिए कंट्रोल ओ करते हैं। तो यह क्या कमांड है। वैसे कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क लगे हैं उसी का सेम डुप्लीकेट बनाने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करेंगे वही पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया CHK DSK कमांड, सेकेंड ऑप्शन दिया डिस्क कॉपी कमांड। तो जैसे जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है या कंप्यूटर में जो भी ड्राइव हैं उसी का सेम डुप्लीकेट कॉपी करना है तो आप कौन से कमांड का यूज़ करेंगे स्टूडेंट? उस केस में डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्क कॉपी कमांड इज़ द राइट आंसर। जब आपसे पूछे कि एग्ज़ाम में कंप्यूटर में डिस्क को डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क कॉपी कमांड इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 11 पर। तो 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया इसको देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है लिनक्स एक डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिनक्स होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जैसे पहले जब कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं आया था तो लिनक्स पे ही सारे वर्क होते थे। तो जैसे हम लोग अभी जो भी फाइल एंड फोल्डर्स बना रहे हैं, फाइल बनाने के लिए हम लोग कोई एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं जैसे MS वर्ड या एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स लिख के कंट्रोल से सेव कर देते थे। वैसे उसी सेम कार्य को करने के लिए पहले सारे चीज़ को टाइप करके जिसे सेव करना होता था उस केस में कंट्रोल Z से सेव होता था और फाइल देखने के लिए DIR का यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें पहले लिनक्स में होता था। तो जैसे जैसे वर्क को बढ़ता गया वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया गया, यानी थोड़ा सा फास्ट काम हो और सिंपल तरीके से हो। तो ऑपरेटिंग को चेंज कर दिया गया, पहले ही लिनक्स यूज किया जाता था। वही ये पूछा है कि जो लिनक्स आपका लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह किस टाइप का
ऑपरेटिंग सिस्टम है? फर्स्ट ऑप्शन दिया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल और मल्टी यूज़र का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? मल्टी यूज़र का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाए, और सिंगल यूज़र का मतलब होता है एक ही पर्सन उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए। कहने का मतलब ये है। तो लिनक्स क्या है? एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। जब आपसे एग्जाम में पूछे लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का मतलब डिटेल समझेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? अब जैसे हम लोग कंप्यूटर में रिफ्रेश क्यों करते हैं? रिफ्रेश हम लोग इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं। या जब हम लोग कोई प्रोग्राम चलते चलते बीच में कभी स्टॉप हो जाता है, यानी नॉट रिस्पॉन्डिंग दे देता है, तो हम लोग उस केस में मिनिमाइज़ करके रिफ्रेश करते हैं, यानी ताकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसको अच्छे से हम लोग सेव कर पाएँ, उसी के लिए रिफ्रेश किया जाता है। तो यही पूछा है कि जो कंप्यूटर में जो मेमोरी, कौन सी ऐसी मेमोरी है उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ये पूछा है। तो जो एस रैम होता है उसको रिफ्रेश नहीं किया जाता है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो आपके सीपीयू में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, तो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी हम लोग प्रोसेसिंग को फास्ट करना होता है तो हम लोग उस टाइम जब रिफ्रेश करने के लिए पूछे कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए होती है, आप क्या बताएंगे? डी रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताएंगे। अभी ये पूछा कि कौन सी मेमोरी नहीं रिफ्रेश होती है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताएंगे। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म नेम ऑफ द DSM? फर्स्ट ऑप्शन दिया डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, सेकंड ऑप्शन दिया डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट फुल फॉर्म्स को थोड़ा ये लर्न ही करना पड़ेगा आपको अच्छे से। 1 से 2 से 3 बार आप कॉपी से रिवाइज करेंगे तो अच्छे से माइंड में याद हो जाएगा। तो DSM का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ये DSM का फुल फॉर्म नेम होता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछे DSM का फुल फॉर्म नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो आप क्या बताएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी बताएंगे, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, इसमें उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कब रिलीज़ किया गया? अब उबुंटू है क्या? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे एक उबुंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके यूज़ चला सकते हैं। तो वही ये पूछा है कि ये सॉफ्टवेयर, यह ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया था, मतलब कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2005 में और सेकंड ऑप्शन दिया है 2004 में। तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कब लॉन्च किया गया था स्टूडेंट? 2004 में लॉन्च किया गया था, यानी 2004 में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कब लॉन्च किया गया था, आप क्या बताएंगे? 2004 में लॉन्च किया गया था, इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, कौन से आइकन इसमें क्या दिया, वापस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। देश में कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? मतलब कहने का मतलब है कंप्यूटर में कौन से ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट आइकन होते हैं, जब भी विंडोज इसमें इंस्टॉल किया जाता है तो कौन से आइकन डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिक आकर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब न्यू कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं
उसमें या जब हम फॉर्मेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही 3 आइकन आके डेस्कटॉप पे दिखते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। ये सब जो फोल्डर्स होते हैं, ये सब जो जितने भी आइकन्स होते हैं, ये कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट आइकन होते हैं, तो ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। वही ये पूछा है, तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, सभी स्टूडेंट देखेंगे अच्छे से। इसमें दिया कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं। तो कौन से बन जाते हैं स्टूडेंट्स? सिस्टम आइकन। जो भी सिस्टम आइकन फोल्डर्स होते हैं वह डायरेक्ट ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पर आके डिस्प्ले हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सिस्टम आइकन इज़ द राइट आंसर। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि विंडोज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल करते टाइम बाय डिफ़ॉल्ट कौन से आइकन बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सिस्टम आइकन बताएंगे। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे अच्छे से। वापस फुल फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है CVV का पूर्ण रूप क्या है, मतलब CVV का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो CVV होता क्या है? यह आपके ATM कार्ड में पाया जाता है, यानी डेबिट कार्ड पर, जो कि 4 डिजिट का होता है। तो उसी के माध्यम से हम लोग ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो वही ये पूछा है कि CVV का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो CVV का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट वेरिफिकेशन, नहीं, कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा, आई थिंक। 1 मिनट, 1 मिनट। तो CVV का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इज़ द राइट आंसर। तो आपसे एग्जाम में पूछे CVV का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बताएंगे। इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो ये आपके ATM या डेबिट कार्ड पर पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया पेज सेटअप ऑप्शन किस मेन्यू बार में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है फाइल मेन्यू। बहुत सिंपल इस बार क्वेश्चन पूछा है, और थोड़ा सा तो पेज सेटअप ऑप्शन किस मेन्यू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स? ये आपके फॉर्मेट मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि पेज सेटअप या पेज साइज किस मेन्यू बार में पाया जाता है, आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? फॉर्मेट मेन्यू बताएंगे। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि गूगल क्रोम के माध्यम से आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकेंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। राइटर का मतलब MS वर्ड, कैल्क का मतलब MS एक्सेल, इम्प्रेस का मतलब पावर पॉइंट। तो MS ऑफिस का ही सब सारे ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर है कॉपी सॉफ्टवेयर है। वही ये पूछा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? .ODP होगा, यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इसका ये राइट आंसर है। एक्सटेंशन नेम का मतलब फाइल फॉर्मेट एक तरीके से। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? .ODP। और जैसे कैल का पूछे तो आप क्या बताएंगे? कैल का ODS बताएंगे, .ODS, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो अभी ये प्रेजेंटेशन का पूछा है, तो प्रेजेंटेशन का आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? .ODP बताएंगे। इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिब्रिएशन, क्या लिखा है इसमें? लिब्रिएशन सेरिफ दिया क्या? हाँ, लिब्रिएशन सेरिफ। और सेकंड ऑप्शन दिया एरियल ब्लैक। तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो जिस भी फॉन्ट में वह ऑटोमेटिक लिखता है उसी को बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉन्ट बोलते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल आपका होता है लिब्रिएशन सेरिफ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लिब्रिएशन सेरिफ इज़ द राइट आंसर। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पाए जाते हैं। और फॉन्ट साइज़ पूछे तो आप क्या बताएंगे? 12 बताएंगे। अभी ये फॉन्ट स्टाइल पूछा है, तो फॉन्ट स्टाइल में आप लिब्रिएशन सेरिफ बताएंगे। इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
लास्ट पे आते हैं इस क्लास के, यानी 20 नंबर पर, तो इसको भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कन्वर्ट टेबल, सेकंड ऑप्शन दिया टेक्स्ट टू टेबल। मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अब आपको उसी को कॉलम और रो वाइज में एडजस्टमेंट करना है। जैसे आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट का पूरा डिटेल बनाएं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम्स, मदर नेम्स, मंथ, ईयर, फीस, ये सारे डिटेल आप बनाए हैं। अब उसी को आपको टेबल में मतलब सबको रो एंड कॉलम वाइज करना है। तो आप उस केस में आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो उस केस में आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेक्स्ट टू टेबल इज़ द राइट आंसर। तो आपसे एग्जाम में पूछे बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत बेसिक थे, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत पहले पहुँचे। और एक चीज़, सभी स्टूडेंट लाइक तो ज़रूर करके जाएंगे, थोड़ा सा कमेंट भी कर देंगे, अपना रिव्यू दे देंगे कि क्लास कैसा लगा। तो इतना तो सबको करना ही है। तो वापस से एक बार हम जो भी सैटरडे को अभी टेस्ट हुआ था उनका नाम एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो इसमें सैटरडे वाली क्लास में कौन कौन से आए थे स्टूडेंट्स, तो इनका नाम यहाँ पर हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो वैसे निधि राय आई नहीं थी, बट जब भी आती सारे क्वेश्चन को बेसिक और वन लाइनर जो भी क्वेश्चन हम देते हैं सारे क्वेश्चन का वन टाइम ही आंसर देती हैं। उसके बाद निधि सिंह, ये भी इस बार सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दी, बेसिक भी और वन लाइनर क्वेश्चन का भी। उसके बाद थर्ड में हो जाती है शिवानी गुप्ता, ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन किस बार बताई थी। उसके बाद खुशबू चौहान, ये बेसिक और वन लाइनर दोनों क्वेश्चन को अच्छे से बताई थी। उसके बाद 5वें नंबर पे आदित्य शर्मा अमन, ये भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताए थे। उसके बाद 6ठे पे हैं अभिषेक शर्मा, ये भी थोड़ा बता रहे थे बट थोड़ा सा डर के बता रहे थे, इनको क्लियर नहीं था कि ये आंसर होगा बट याद था। उसके बाद 7वें नंबर पर निखिल शर्मा, ये तो बैक टू बैक आंसर दिया था अच्छे से। उसके बाद आनंद शर्मा, ये भी सारे क्वेश्चन का आंसर सबसे सही दिए थे। तो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।